हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। चलिए, हम लोग बायोलॉजी पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में चर्चा हम लोग किए थे कि कुछ न्यूमेरिकल बनवाना था। एक न्यूमेरिकल हम आपको बना के बताए थे, अब कुछ और आज हम चर्चा करेंगे। एक से दो सवाल हम ऐसा उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों से कि आप जो पिछले वाला वीडियो था सभी वीडियो को आप पूरी तरह से देखे होंगे, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि सब वीडियो आप देखते आइएगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पूरा वीडियो देख करके आइएगा। बायोलॉजी में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। आज एक से दो न्यूमेरिकल हम बताएंगे और फिर इसके बाद कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप के सवाल देंगे, वो आपको खुद करना है। और जो विद्यार्थी पिछले वाला वीडियो पर ईमानदारी पूर्वक अगर वो मेहनत किए होंगे तो आज अगर जो न्यूमेरिकल हम बोर्ड पर लिखेंगे उसको आपको रोक देना है और रोक कर करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो हम उत्तर देंगे उस उत्तर से आप अपना उत्तर का मिलान कीजिएगा कि सही है या गलत है। वैसे विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं कि जो मेहनत किए होंगे, पीछे वाला वीडियो को देखे होंगे बार बार, इनका सभी बात माइंड में पूरी तरह से बैठ गया होगा। ये चलते हम आगे चलते हैं। आज लंबा भूमिका हम लोग नहीं लेंगे, डायरेक्ट सवाल पर। हीमोफीलिया के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हीमोफीलिया जो हम लोग देख रहे थे, तो हीमोफीलिया में न्यूमेरिकल पर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इधर। अब देखिए इधर न्यूमेरिकल में हम लोग चलना था। अब न्यूमेरिकल पर समझिए, लिख रहे हैं सवाल। एक दंपति से ग्रसित है, समझिएगा, तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। हम सवाल लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक दंपति, दंपति के मतलब पति पत्नी, दंपति के मतलब पति पत्नी। एक दंपति जिसमें महिला वाहक है, महिला वाहक है। चर्चा करें हीमोफीलिया पर। किस पर? हीमोफीलिया पर, जो पीछे वाले वीडियो में पूरी तरह से हम आपको समझा चुके हैं। आप लोग जो नए विद्यार्थी अगर आज इस वीडियो पर डायरेक्ट आना चाहते हैं, भूल के भी ऐसा भूल ना करें, पीछे वाला वीडियो देख करके इस वीडियो पर आए, तब आपको बात पूरी तरह से समझ में आएगी। अन्यथा एक भी बात आपको माइंड में नहीं जा पाएगा। आज के लेक्चर में अगर आज वाला वीडियो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तब पीछे वाला वीडियो आप लोग देख करके आए, तब आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। एक दंपति जिसमें महिला वाहक है तथा पुरुष हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है, तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे? तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे? जो विद्यार्थी पीछे वाले वीडियो देखे हैं, वो वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके पहले खुद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर जो हम उत्तर देंगे उस उत्तर से आप मिलान कीजिएगा कि आपका सही है या गलत है। जो विद्यार्थी मेहनत किए हैं वो तो ऐसा कर सकते ना है, तो आप खुद कीजिए। और जो विद्यार्थी मेहनत नहीं किए हैं वो कृपया करके पुनः वो वीडियो देख करके आए और फिर इस वीडियो पर आए। चलिए इधर हम बनाने जा रहे हैं। एक दंपति जिसमें महिला वाहक है तथा पुरुष हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है, तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे? महिला वाहक है तो आप जानते हैं कि महिला वाहक होगी कब? जब उनका दोनों एक्स गुणसूत्र में से एक एक्स गुणसूत्र खराब रहेगा, तब एक एक्स गुणसूत्र उनका खराब होगा। महिला के पास दो एक्स गुणसूत्र होता है, उसमें से एक एक्स गुणसूत्र खराब होगा, एक एक्स गुणसूत्र अच्छा होगा, वाहक होगी। दोनों खराब रहेगा तब बीमार होगी। पुरुष बीमार होगा, पुरुष बीमार होगा या सामान्य होगा, वाहक के काम नहीं करता है। तो यहाँ सवाल पर बड़े ढंग से अगर बात ना समझ में आए तो एक से अनेक बार सवाल पढ़िए, उसके बाद जो नियम कानून बताए हैं उसी नियम कानून के अनुसार आप उत्तर ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं।
यहाँ कह रहा है एक दंपति जिसमें महिला वाहक है, महिला पर ध्यान दीजिएगा कि महिला वाहक है, महिला के 2 एक्स गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र। वाहक होगी कब? जब उनका एक एक्स गुणसूत्र खराब होगा तब। महिला जो है वाहक है, वाहक है। पुरुष ध्यान दीजिएगा हीमोफीलिया से ग्रसित है, पुरुष में होता है एक्स वाई, पुरुष में होता है एक्स वाई। हीमोफीलिया से ग्रसित है तो इनका एक्स जो है खराब होगा, ये एक्स गुणसूत्र इनके पास जो है वो एक्स गुणसूत्र खराब होगा, तब नहीं बीमार होंगे। महिला वाहक होगी, महिला को बीमार होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होगा तभी महिला बीमार होगी, अन्यथा महिला के अगर एक एक्स गुणसूत्र खराब होगा तो सिर्फ महिला वाहक होगी, सिर्फ महिला वाहक होगी। अब इनसे नई पीढ़ी का निर्माण होगा। हम लोग जानते हैं गुणसूत्री विभाजन के तहत गुणसूत्र आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे एक्स गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र, एगो महिला में खराब गुणसूत्र है। पुरुष में देखिए, पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र जो है वो खराब है क्योंकि पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित है, बाई गुणसूत्र। अब खुद सोचिएगा, अब ध्यान दीजिए गुणसूत्री विभाजन के तहत आधा आधा कर दिया गया, अब यहां पर पुरुष के भी गुणसूत्र आधा आधा कर दिया गया। अब जब नई पीढ़ी का निर्माण होगा तो नई पीढ़ी का निर्माण होगा तो महिला के, ध्यान दीजिए, महिला के जो ये एक्स गुणसूत्र है, महिला के जो एक्स गुणसूत्र है, अगर इसका मिलन पुरुष के इस वाले एक्स गुणसूत्र से होता है, महिला का जो एक्स गुणसूत्र है इसका मिलन पुरुष के इस गुणसूत्र से होता है, तो बच्चों में जो गुणसूत्र जाएगा लिखेंगे एक्स एक्स। महिला के इस गुणसूत्र से पुरुष के इस गुणसूत्र का मिलन होता है तो बच्चों में इस कंडीशन बनेगा, यह कंडीशन बनेगी। अगर इस गुणसूत्र का मुलाकात, महिला के इस गुणसूत्र का मुलाकात पुरुष के इस गुणसूत्र से होता है तो बच्चों में एक्स वाई की कंडीशन बनेगा। अब देखिए महिला की इस गुणसूत्र का मुलाकात अगर पुरुष के इस गुणसूत्र से होता है, महिला के इस गुणसूत्र का मुलाकात पुरुष के इस गुणसूत्र से होता है तो इस तरह का कंडीशन बनेगा, एक्स एक्स एक्स। लेकिन दोनों एक्स यहां पर क्या होगा? खराब होगा, दोनों एक्स खराब होगा, तीसरा कंडीशन। चौथा कंडीशन देखिए, अगर महिला की इसी एक्स गुणसूत्र का मुलाकात पुरुष के इस एक्स गुणसूत्र से होता है तो एक्स वाई, जो एक्स है खराब है। ये 4 स्थितियां बनेगी। अब समझिएगा, हम सवाल कर दे एक दंपति जिसमें महिला वाहक के काम कर रही है, महिला खराब जीन का वहन करेगी तथा पुरुष हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है, तो उसके कितने प्रतिशत बच्चों में बच्चे इस बीमारी से ग्रसित तो होंगे, कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे? देख लिए, महिला वाहक है, एक्स एक्स गुणसूत्र जो 23वां जोड़ा है, गुणसूत्री विभाजन आधा आधा कर दिए, पुरुष में एक्स वाई, पुरुष भी बीमार है तो पुरुष बीमार है तो एगो एक्स गुणसूत्र इनमें होता है वो भी खराब है, इस तरह कंडीशन बनेगा। अब समझिए, जब महिला और पुरुष से जो नई पीढ़ी का निर्माण होगा उनमें गुणसूत्रों की संख्या इस तरह होगा कि यहाँ देखिए एक्स एक्स, तो एक्स एक्स समझिएगा, यहाँ पर आपको एक्स एक्स दिखाई पड़ रहा है तो एक्स एक्स कहे का मतलब लड़की होगी, एक्स एक्स का मतलब लड़की होगी, लेकिन एक एक्स गुणसूत्र खराब है और एक एक्स गुणसूत्र अच्छा है, एक एक्स गुणसूत्र खराब है इनका और एक एक्स गुणसूत्र अच्छा है, तो क्या बोलेंगे इनको? वाहक बच्ची, सिर्फ वाहक होगी जो बच्ची है। यहां देखिए एक्स 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 अब वाई गुणसूत्र, ये बच्चा है, ये बच्चा जो है ये सामान्य बच्चा है, सामान्य कहे का मतलब बीमारी से ग्रसित नहीं है, ठीक बच्चा है। अब खुद सोचिए, यहां ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्स दोनों एक्स गुणसूत्र खराब है इनका, तो यहाँ एक्स एक्स दोनों खराब है तो कहे का मतलब कि बीमार है। यहाँ पर जो लड़की है एक्स एक्स कहे का मतलब लड़की है और उनमें दोनों एक्स गुणसूत्र खराब है तो बीमारी की स्थिति आ जाएगा, बीमार है वो। अब यहाँ पर एक्स वाई लड़का है, एक्स वाई लड़का है लेकिन एक्स गुणसूत्र खराब है तो लड़का भी क्या है? बीमार है। अब समझिए कंडीशन देखिएगा देख लिए हम लोग, पुरुष क्या है? हेमोफीलिया से ग्रसित है, महिला वाहक के काम कर रही है। अब बच्चों में इस तरह का जीन से बनेगा। अब देखिए कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे, तो कितने प्रतिशत बच्चे कहे का मतलब कि टोटल ले रहे हैं, लड़का लड़की मिलाकर करके, हम लड़का अलग ना पूछ रहे हैं ना लड़की अलग पूछ रहे हैं, कुल बच्चों की जिक्र किया जा रहा है। तो कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे, तो हम पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, दुनिया की कोई भी चीज 100%। अब समझिएगा, इनके पास 4 गो टोटल बच्चा है, स्थिति बना है तो टोटल 100%।
अब देखिए आप, ये तो वाहक है, ये सामान्य है, ये बीमार है, ये बीमार है। 4 गो कुल है, 4 बच्चा कुल है, तो 4 बच्चों में से 1 और 2 बच्चा जो है बीमार है, एक लड़की एक लड़का बीमार है। तो कुल का कितने प्रतिशत? तो कुल 4 गो था 100%, और उसमें से 2 गो बीमार है तो 50%। तो कितना बीमार हो गया बोल सकते हैं? उत्तर लिख सकते हैं आप कि 50% बच्चे बीमार होंगे। आपका आंसर हो जाएगा कितने? 50%। 50% बच्चे। अगर इनमें से पूछ दिया कि लड़के कितने प्रतिशत होंगे जो हीमोफीलिया से ग्रसित, लड़के कितने प्रतिशत हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे? तो खुद सोचिए, लड़का इनमें कितना है? 2 गो लड़का है, 2 गो लड़का है, एक लड़का ई है, एक लड़का ई है। 2 लड़का में से एक लड़का हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो कुल लड़का भी अपने आप में कितना हो जाएगा? 50%। लड़का भी। लड़की की वही स्थिति है, लड़की पूछेगी कि कितने प्रतिशत लड़की, तो कितने प्रतिशत लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित होगी? तो 2 ठो लड़की है, जिसमें से एगो सिर्फ वाहक के काम कर रही है, एक ठो जो है दोनों एक गुणसूत्र खराब है, तब ये बीमार है। तो ध्यान दे, 2 गो लड़की है तो 2 लड़की अपने आप में 100%, 2 लड़की अपने आप में 100%, 2 लड़की अपने आप में। अगर लड़कियों में पूछेगी कि कुल लड़कियों में कितना प्रतिशत, सवाल तनी गौर से समझिएगा, सवाल यहां पर भी मेरे फंस जाते हैं अच्छे से विद्यार्थी, कि अगर एग्जामिनर हमसे पूछेंगे कि कुल लड़की, तो पहले तो आप ये पता कीजिए कि लड़की कितना है, तो कुल लड़की और उस लड़कियों में से कितने प्रतिशत लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। तो कुल लड़की, जितना भी लड़की होगी वो कुल लड़की को हम लोग बोलेंगे 100%। तो यहां देखिए लड़की यहां पर है, यहां पर है, 2 ठो लड़की है, तो कुल लड़की 2, तो दोनों लड़की मिला के अपने आप में 100%। उनमें से एक लड़की ग्रसित है, एक लड़की ग्रसित है, उनमें से एक लड़की ग्रसित है, तो लड़की भी बोलेंगे तो 50%, लड़की भी बोलेंगे 50%, लड़का भी बोलेंगे तो 50%। अगर आपका एग्जामिनर पूछ दे कि इन कुल का कितने प्रतिशत लड़की, कुल का कितने प्रतिशत, कुल बच्चों में, कुल लड़का लड़की मिला के कुल का कितने प्रतिशत लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो कुल 4 गो लड़का लड़की मिला के कुल बच्चों 4 गो है, और 4 बच्चों में से एक लड़की मात्र हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो कुल से अगर तुलना करेंगे, कुल बच्चों में से कितने प्रतिशत लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित है, तब ओसन कंडीशन में बोलना है 25%। तब ओसन कंडीशन में कितना बोलना है? 25%। लड़का लड़की मिला के कुल, और उसमें से मात्र एक लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित है, एक लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित है। अगर लड़का पूछ देगा कि कुल लड़कों नहीं बोल रहे, कुल बच्चों में से कितने % लड़के हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो कुल बच्चों लड़का लड़की मिला करके, तो लड़का लड़की मिला के कुल 4 गो, और 4 में से एक लड़का मात्र हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो कुल 25%। कुल कितना हो जाएगा? 25%। जिस तरह से परीक्षक आपका एग्जामिनर सवाल बनाएगा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप कोई भी प्रश्न के उत्तर देने की क्षमता आप में प्रवेश कर जाएगी। खाली ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखिएगा, किसी तरह से पूछे, इस पर अच्छा पकड़ बनाना है तो मेहनत कीजिएगा। खाली हमको समझ में आ रहा है कि आपको हम समझा पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप उत्तर किसी तरह से एग्जामिनर पूछे तो यहां पर हम लोग देख लिए। अब जिस तरह से उत्तर पूछेगा, अगर इसमें से पूछा है कि लड़कों का सिर्फ लड़कों में से बोलेंगे, तो लड़कों में से कुल बच्चों का बोलेगा। अगर कुल बच्चों का कितना %, तो कुल बच्चे 4, इसमें से लड़का लड़की मिला के कुल 4, जिसमें 2 गो हीमोफीलिया से ग्रसित, 50%। सिर्फ बोलेगा कि कुल लड़कों के कितने %, तो लड़का इसमें कुल 2 ठो है, लड़का इसमें 2 ठो, उसमें से एक लड़का बीमार, तो 2 ठो लड़का कहेगा मतलब 100%, एक लड़का बीमार कहेगा मतलब 50%, आधा बीमार। कुल लड़की बोलेगा तो कुल लड़की का कितना %, तो कुल लड़की 2 ठो, उसमें से एक लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित है, एक लड़की हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो 2 गो जो लड़की हुई थी वो दोनों लड़की अपने आप में 100%, एक लड़की ग्रसित है तो 50%। और पूछ देगा कुल बच्चों का कितने % लड़कियां हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो कुल बच्चों का, तो कुल 4 गो, उसमें से लड़की 1 गो है, तो कुल बच्चों में से एक लड़की जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, 25%।
कुल बच्चों में से कितने परसेंट लड़के हेमोफीलिया से ग्रसित है, तो कुल बच्चों मिलाकर 4 है, जिसमें से एक लड़का हेमोफीलिया से ग्रसित है, तो कुल का 25%, जिस तरह से भी एग्जामिनर पूछे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल पर आइए। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ दिया जाए, इसी सवाल में अगर एग्जामिनर बदल देता है, कुछ शब्द चेंज कर देगा, आपसे उत्तर मांगेगा, तो आप उत्तर देने में थोड़ा सा भी कोताही ना बरतिएगा, ताकि किसी तरह से भी एग्जामिनर सवाल अपना बनाकर करके आपसे पूछ सकता है। वो कुछ ना कुछ ट्विस्ट देगा आपको, लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना है। आपको समझना है कि पूरी कॉन्सेप्ट हमारे पास है। आप किसी तरह से सवाल पूछिए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं। किसी तरह से भी सवाल अगर एग्जामिनर बनाएगा, तो आप कोई ऐसा एंगल नहीं है जो हम छोड़ के चल रहे हैं। हर पहलू पर हम चर्चा करते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इधर। एक दंपति जिसमें महिला वाहक है, अब यहां पर बदल दे कि महिला बीमार है। अगर यहां पर लिख दिया जाए, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बदल देते हैं। वाहक हटा दिए, यहां पर वाहक की जगह पर हम लगा देते हैं कि बीमार है। समझिएगा, सवाल बदल गया पूरा। सवाल पूरा, एक दंपति जिसमें महिला बीमार है, तो महिला बीमार है किससे? हीमोफीलिया पढ़े थे, हीमोफीलिया से बीमार होगी, बीमार है। तथा पुरुष हीमोफीलिया नामक बीमारी से ग्रसित है। महिला भी और पुरुष भी, तो महिला भी बीमार है। एक दंपति जिसमें महिला बीमार है, तथा पुरुष हीमोफीलिया नामक बीमारी से भी ग्रसित हैं, तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे? सवाल बदल गया थोड़ा सा। अब यहां पर क्या होगा, समझिए, यहां पर महिला भी ग्रसित हो गई, महिला भी बीमार हो गई, पुरुष भी बीमार है, तो महिला पुरुष दोनों हीमोफीलिया से ग्रसित है, तो उनके कुल कितने प्रतिशत बच्चों में हीमोफीलिया नाम की बीमारी जाएगी? वंशानुगत बीमारी पढ़ रहे हैं, अनुवांशिकी बीमारी, तो कितने प्रतिशत बच्चों में जाएगी बीमारी? बस वही कॉन्सेप्ट जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसका भी उत्तर उसी तरह से आ जाएगा। चलिए देखते हैं हल करके। खुद सोचिए आप, महिला, जब महिला बीमार है, इनका दोनों एक्स गुणसूत्र खराब होगा, अब पुरुष भी बीमार है, तो पुरुष में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, वो भी एक्स गुणसूत्र खराब होगा। इस तरह की स्थिति बनेगा। महिला हीमोफीलिया से ग्रसित, दोनों एक्स गुणसूत्र खराब। पुरुष हीमोफीलिया से ग्रसित, उनका एक्स गुणसूत्र एक ही होता है, वो खराब। महिला में दोनों खराब होगा, तब बीमारी की स्थिति आएगा। अब देखिए, नई पीढ़ी बना दीजिए आप, गुणसूत्रों को आधा कर दीजिए। जब आप आधा कर दिए गुणसूत्रों को, तो इस तरह की स्थिति प्राप्त होगा। पुरुष के आधा कर दीजिए, एक्स इसमें खराब है, इनमें बाई ठीक है। अब खुद सोचिए, महिला के दोनों एक्स गुणसूत्र खराब, पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र खराब, एगो ठीक था। अब इनसे जो नई पीढ़ी बनेगी, उनमें गुणसूत्र किस तरह का होगा? उनमें गुणसूत्र इनके कितने बच्चों में ये बीमारी जा पाएगी? जहां पर महिला भी बीमार है और पुरुष भी बीमार है, कहे का मतलब मम्मी भी बीमार और पापा भी बीमार। तो मम्मी पापा जब दोनों बीमार हैं, तो बच्चों में बीमारी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए कितना इस बात में सच्चाई है, कितना परसेंट जा रहा है। समझिए, महिला के इस एक्स गुणसूत्र का मुलाकात अगर पुरुष के इस एक्स गुणसूत्र से होता है, तो बच्चों में जो गुणसूत्र जाएगा, एक्स महिला दी, एक्स पुरुष दी, दोनों खराब, एक्स गुणसूत्र बच्चों में दे दिए, पहला कंडीशन। इसी महिला का इसी एक्स गुणसूत्र का मुलाकात अगर पुरुष के इस बाई से होता है, इस बाई गुणसूत्र से होता है, तो बच्चों में जो गुणसूत्र बनेगा एक्स बाई। स्थिति इस तरह की होगी। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में अगर चर्चा करेंगे, तो महिला के इस एक्स गुणसूत्र का मुलाकात अगर पुरुष के इस एक्स गुणसूत्र से होता है, तो एक्स एक्स, इस तरह की स्थिति बनेगा दोनों में। अब अंतिम चौथा कंडीशन देखिए, महिला की इसी एक्स गुणसूत्र का मुलाकात पुरुष की इस बाई गुणसूत्र से होता है, कंडीशन एक्स बाई, जिसमें से महिला के एक्स गुणसूत्र जो था खराब था। अब खुद सोचेगा, बच्चों में गुणसूत्र इस तरह से जाएगा, तो बच्चों में गुणसूत्र इस तरह से जाएगा, तो आप खुद देखिए कि कुल कितने प्रतिशत बच्चे हीमोफीलिया से ग्रसित हैं। परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज बताते हैं।
अब देखिएगा, ये तो बच्ची होगी क्योंकि दोनों एक्स गुणसूत्र है, तो दोनों एक्स गुणसूत्र का मतलब कि बच्ची होगी। और दोनों के दोनों खराब है, दोनों एक्स गुणसूत्र है तो बच्ची है, और दोनों के दोनों खराब है तो बीमार हो है, तो कह सकते हैं कि बच्ची जो है बीमार है। पहला कंडीशन। दूसरा, ये देखिए तो बच्चा होगा एक्स बाई है, एक्स बाई का मतलब लड़का होगा, तो जब लड़का होगा उसमें से एक एक्स गुणसूत्र पाया गया, वो एक्स गुणसूत्र खराब है, वो एक्स गुणसूत्र खराब है, तो लड़का भी बीमार है, जो लड़का है ये भी बीमार है। फिर देखिए लड़की है, लड़की जो है तो लड़की देखिए एक्स एक्स, दोनों एक्स गुणसूत्र फिर खराब हुआ, फिर इनको बोल सकते हैं कि बीमारे हैं। फिर एक्स बाई, एक एक्स गुणसूत्र खराब है, फिर इनको बोल सकते हैं लड़का है बीमार है, तो कह सकते हैं देखिए चारों के चारों बच्चा, इनके कुल बच्चों में हीमोफीलिया ट्रांसफर हो गया है। इनके कुल बच्चों में जब मम्मी भी बीमार है, पापा भी बीमार है, जब माता पिता दोनों अगर हीमोफीलिया नामक बीमारी से अगर ग्रसित हैं, तो उनके कुल संतान जितने भी बच्चे होंगे उन सभी में हीमोफीलिया नामक बीमारी वंशानुगत चलते रहेगा। समझिएगा इधर। अब कुल बच्चे के कितने प्रतिशत, तो कुल बच्चे चारों बीमार, तो बोल सकते हैं 100%। इनके कुल टोटल बच्चे जो है उस सब के सब हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे। आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी, आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपका एग्जामिनर इस पर सवाल पूछेगा तो आप 100 में 100% उत्तर सही दीजिएगा, उत्तर सही दीजिएगा। और उत्तर सही देने के लिए इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप, इससे पहले वाला वीडियो को देखना अति आवश्यक है, अन्यथा आप ये कल्पना भी ना करें कि इस वीडियो को देख करके हम पूरी बात समझ में आ जाएगी हमें, तो ऐसी भूल ना करें। आप पीछे वाले वीडियो को ही देख करके आए, तब आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, इसमें हम लोग देख लिए। अब नई बीमारी पर चर्चा करते हैं, नई बीमारी पर चर्चा करते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नई बीमारी पर हम लोग को चर्चा अब करना है। अब जो नई बीमारी पर चर्चा हम लोग करेंगे उससे भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप की इसी तरह का सवाल आपका परीक्षक आपसे पूछेगा। अब हम उम्मीद रख सकते हैं आपको कि कोई भी सवाल जब हम आपको देंगे तो आप उत्तर लाने में विलंब ना करेंगे, सरलता पूर्वक उत्तर ले आएंगे आप लोग। इस तरह का सवाल जब बड़े एग्जाम में बैठेंगे आप तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी विद्यार्थी स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी विद्यार्थी को पता चलेगा कि हाँ सर इस तरह का सवाल एग्जाम में दिखता है, इस तरह का सवाल बहुत जरूरी है हमें समझना। अब देखिए नई बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रंग वर्णांधता, रंग वर्णांधता, समझिएगा धनी। कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता। तो रंग वर्णांधता जो बीमारी है, ध्यान दीजिएगा, रंग वर्णांधता जो बीमारी है, यह बीमारी ऐसा नहीं है कि इस बीमारी से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उनको कलर दिखाई नहीं देता है, कलर उनको दिखाई नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति वर्णांधता नामक बीमारी से ग्रसित है, रंग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से ग्रसित है, तो वो भी कलर पहचान सकते हैं, रंग पहचानने की क्षमता उनमें भी होती है, लेकिन हाँ दो रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं, दो रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं। कहे का मतलब कि दो रंगों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। वो दोनों रंग लाल और हरा, दो रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं, लाल और हरा रंग। और कुछ थोड़ा सा नीला रंग के बारे में भी कहा जाता है कि तीन रंगों के बीच जो है विभेदन नहीं कर पाते हैं, नीला रंग के बारे में भी, लेकिन मुख्य रूप से लाल और हरा। अब समझिएगा कि रंग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये वंशानुगत बीमारी है, वंशानुगत।
आपसे अगर पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट इतने बोलना है कि रंग वर्णांता जो बीमारी है एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। रंग वर्णांता नामक जो बीमारी है एक्स गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होगा, क्योंकि अभी हम वही पढ़ रहे हैं। तो एक्स गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण होगा। इस बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होंगे वे व्यक्ति दो रंगों के बीच, दो या तीन रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं। दो या तीन रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं। लाल रंग हरा रंग के बीच और कुछ नीला रंग के बीच वो विभेदन नहीं, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लाल रंग हरा दिखाई देने लगता है, हरा रंग लाल दिखाई देने लगता है। जो अगर रंग वर्णांता नामक बीमारी से जो भी व्यक्ति अगर ग्रसित होंगे, ऐसा होता क्यों है कभी इसी में चर्चा करेंगे आगे। जब बायोलॉजी को जब आगे बढ़ाएंगे तब एक पढ़ना है आपको मानव नेत्र। तो मानव नेत्र पढ़ेंगे तो वहीं पर हम आपको पूरी तरह से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको समझा देते हैं, बात यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसे रेटिना, आंख के अंदर एक रेटिना होता है। तो रेटिना आंख के अंदर रेटिना होता है। तो रेटिना में क्षण कोशिका और शंकु कोशिका, ध्यान दीजिएगा चर्चा करेंगे तब आगे देखिएगा। आंख के अंदर रेटिना है, रेटिना में क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। तो क्षण कोशिका शंकु कोशिका पाया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको रॉड सेल कहते हैं, इसको कोन सेल कहते हैं। अब ये जो क्षण कोशिका है ये प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है, लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। क्षण कोशिका जो है लाइट के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन शंकु कोशिका जो कोन कोशिका है, शंकु कोशिका जो कोन कोशिका है वो रंग के लिए जिम्मेदार होता है। शंकु कोशिका जो है वो रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आंख के अंदर रेटिना में क्षण कोशिका शंकु कोशिका जो पाया जाता है, तो क्षण कोशिका जो रॉड सेल होता है, क्षण कोशिका लाइट के लिए प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है, और शंकु कोशिका जो कोन सेल है वो होता है आप कलर के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसमें होता क्या है, शंकु कोशिकाओं जो शंकु कोशिका है, तो शंकु कोशिका जितना बनना चाहिए था, शंकु कोशिकाओं की जितना संख्या प्रॉपर होना चाहिए था उतनी संख्या नहीं हो पाती है। जितना शंकु कोशिकाओं का संख्या होना चाहिए था उतनी संख्या आंखों के अंदर नहीं हो पाती है, जिसके कारण व्यक्ति दो या तीन रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाता है। अगर हमें 10 रुपया की जरूरत है तो हमारे पास 10 रुपया नहीं है, कहे का मतलब कि 6 रुपया 7 रुपया तक होगा, कुछ के कमी रह जाएगा। तो कुछ के कमी रह जाएगा तो जो 10 रुपया में हमें सामान मिल रहा था वह पूरी सामान हम नहीं ले पाएंगे। आप खुद समझिएगा कि शंकु कोशिका की जितनी अंदर रेटिना के अंदर जितनी संख्या चाहिए था, जो रंगों के लिए जिम्मेदार है, रंग की विभेदन करने के लिए जिम्मेदार है, उतनी प्रॉपर संख्या उसमें इनकी नहीं बन पाती है। तो नहीं बन पाने के कारण जितना संख्या चाहिए उतना संख्या नहीं हो पाता है। और इसी कारण से रंग वर्णांता से जो पीड़ित व्यक्ति होंगे वे दो या तीन रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं। कारण समझ में आ गया कि अगर आपसे बोला जाए कि रंग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो आपको बस इतने बात बोलना है। रंग वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति दो या तीन रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाता है। रेटिना के अंदर क्षण कोशिका और शंकु कोशिका पाई जाती है। जो क्षण कोशिका पाई जाती है वे क्षण कोशिका प्रकाश के लिए जिम्मेदार होता है, और जो शंकु कोशिका पाया जाता है वो रंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन शंकु कोशिका की जितनी संख्या चाहिए वर्णांता से पीड़ित व्यक्ति में उतनी संख्या नहीं बन पाती है, जिसी के कारण वैसे व्यक्ति दो या तीन रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं। तब हम लोग कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है, वंशानुगत बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरित होते रहेगा। इस पर भी न्यूमेरिकल एग्जामिनर बनाता है। अच्छा पेपर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इस पर जो हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, इस न्यूमेरिकल को हम नहीं सॉल्व करेंगे,
एक भी सवाल को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस खाली लिख देंगे बोर्ड पर, उत्तर आपको देना है। क्योंकि जो हीमोफीलिया में जो भी मेथड पढ़े हैं, जो भी आप नियम कानून पढ़ाए हैं हम आपको, उस सब नियम कानून यहां पर भी लगेगा सेम, कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। अगर इसमें कह दिया जाए आपको, समझिएगा इधर सवाल इसमें क्या देगा, रंग वर्णांता में अगर बोले एक दंपत्ति, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी सवाल आपका वही होगा। एक दंपत्ति जिसमें पुरुष रंग वर्णांधता नामक बीमारी से ग्रसित है तथा महिला सामान्य है, तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे। समझिएगा, एक दंपति जिसमें पुरुष रंग वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस से पुरुष के पास नामक बीमारी से ग्रसित है तथा महिला सामान्य है, तो मैंने उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे। हम पूरी बात जान चुके हैं कि अगर पूछ देगा कि रंग वर्णांता क्या है, तो आपको बस सरलता पूर्वक बोल देना है इतनी बात बोला कि एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन के कारण जो बीमारी होता है, उस बीमारी को एक्स गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन के कारण यह बीमारी होता है। एक्स गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण यह बीमारी होता है। इस बीमारी से जो ग्रसित होते हैं व्यक्ति, वे 2 या 3 रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं। 2 या 3 रंगों के बीच विभेदन नहीं कर पाते हैं। उनको लाल और हरा रंग, मुख्य रूप से लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है, हरा रंग लाल दिखाई पड़ने लगता है। होता ही क्या है, तो आपको बता चुके हैं कि रेटिना में क्षण कोशिका, शंकु कोशिका पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि शंकु कोशिका जो शंकु कोशिका है, रंग के लिए जिम्मेदार वही है, लेकिन जितनी उसकी प्रॉपर संख्या चाहिए थी उतनी संख्या नहीं बन पाती, जिसके कारण बीमारी से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों को जो कलर ब्लाइंडनेस जिनके पास है, उनको हम लोग जानते हैं कि आर्मी वगैरह, आर्मी है चाहे तो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, रेलवे के जॉब में ड्राइवर के जॉब उनको नहीं दिया जाता है। कुछ और फील्ड होगा जिनमें वहां उनको वंचित रखा जाता होगा। तो आप खुद समझिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस से जो व्यक्ति, जहां पर सेना वगैरह में इनको जॉब नहीं दिया जाता है, रेल ड्राइवर के जो लोको पायलट को होता है जॉब, उनमें भी इनको जॉब नहीं दिया जाता है, जो रंग वर्णांता से पीड़ित होंगे। इस पर अगर न्यूमेरिकल टाइप के सवाल पूछेगा एग्जामिनर, तो बस हमको देखेंगे एक दंपति जिसमें पुरुष रंग वर्णांता नामक बीमारी से ग्रसित है तथा महिला समान है, तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे इस बीमारी से ग्रसित होंगे। पूरा मेथड हम आपको दे चुके हैं। आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि कमेंट में इसका उत्तर आप दीजिएगा। कमेंट में हम यहाँ पर बोले हैं कि कुल बच्चे इस बीमारी से, ध्यान दीजिए, तो महिला समान है तो उसके कितने प्रतिशत बच्चे ग्रसित होंगे। आप खुद कमेंट में उत्तर दीजिएगा। सिंपल सवाल है, इसका उत्तर हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप उत्तर दे दीजिएगा। अब इसी पर सवाल आओ करवाना चाहे तो थोड़ा सा बदल देंगे, बस महिला भी कहके मतलब महिला भी ग्रसित होगी वर्णांता से, पुरुष भी ग्रसित होंगे, तो उनके कितने परसेंट लड़के पूछ देंगे या लड़की पूछ देंगे। किसी तरह का सवाल अगर आपसे किया जाए तो आप उत्तर देने के लिए सक्षम हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। हम आपको पूरी बात समझा चुके हैं। अब इसको हम हल नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट में जो पढ़े होंगे सीरियस, वो कमेंट में अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। न तो हम उत्तर सवाल और लिख देते हैं, देखिएगा। दूसरा सवाल लिख देते हैं कि एक दंपत्ति मैंने पति पत्नी, एक पति पत्नी है जिसमें पुरुष रंग
वर्णांतता से ग्रसित है तथा महिला भी इसी बीमारी से ग्रसित है। महिला भी इसी बीमारी से ग्रसित है तो उसकी कितने प्रतिशत लड़की, समझिएगा, सिर्फ लड़की पूछने जा रहे हैं, ग्रसित है तो उसके कितने प्रतिशत लड़की, उसके कितने प्रतिशत लड़की इस बीमारी से ग्रसित होंगे। इन दोनों सवालों को उत्तर आप स्वयं दीजिएगा, इन दोनों सवालों को उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, बस खाली अब 2 सवाल और बच रहा है, हम लोग के देख रहे हैं। दोनों सवाल का उत्तर आपको देना है, क्योंकि हम आप इसके बारे में जो भी चर्चा था हम आपको कर दिए। अब समझिएगा, अब ध्यान दीजिए। बाह्य गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी। बाह्य गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी हम लोग देख लिए। एक्स गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन से जो भी बीमारी हुआ ऊपर हम चर्चा पूरा कर दिए। हाँ, 2 सवाल दिए हैं हम आपको, उन सवाल को आप उत्तर दीजिएगा कमेंट में, जरूरी से जरूरी आपको देना है उत्तर, आपको उत्तर देना है सवाल के, जो भी सवाल दिए हम आपको उस सवाल का उत्तर आपको कमेंट में देना है। कुल टोटल में से कुल महिलाओं का या कुल दिए उसमें कि टोटल जो उसमें दिया गया है आपको कि टोटल जितने बच्चे होंगे उनमें से लड़कियां कितने % ग्रसित होगी, समझिएगा। आप चलते हैं बाह्य गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारी। तो बाह्य गुणसूत्र के स्ट्रक्चर, तो आप खुद समझिए, इतना तो समझदार आप हो ही गए होंगे जो वीडियो देख रहे हैं तब, कि बाह्य गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन होगा और उससे कोई बीमारी होगा तो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में, क्योंकि महिलाओं में बाह्य गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, महिलाओं में बाह्य गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। समझिए इधर, इसे देखिएगा, गंजापन, गंजापन, हाइपर ट्राइकोसिस, इन 2 बीमारियों का आपको याद रखना है, समझिएगा। बाह्य गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां गंजापन या हाइपर ट्राइकोसिस, ये दोनों बीमारी बाल से संबंधित है, ये दोनों बीमारी बाल से संबंधित है। खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि गंजापन, गंजापन किसको कहते हैं? तो गंजापन याद रखिएगा, आपको इतने बोलना है कि बाह्य गुणसूत्र के संरचना में परिवर्तन से होने वाली एक बीमारी है जो सिर्फ पुरुषों में होता है। यह वंशानुगत होती है। अगर दादाजी के पास यह बीमारी था तो पिताजी में ट्रांसफर होगा, पिताजी में से हम में ट्रांसफर होगा, हमसे जो नई पीढ़ी बनेगी उसमें ट्रांसफर होगा। तो बाह्य गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण ये गंजापन होता है। ये जो गंजापन है ये वंशानुगत आता है। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि किसी अन्य कारण से, किसी अन्य कारण कहे का मतलब कि कोई किसान है, कोई किसान है या कोई परिश्रमिक मन मजदूर हैं, अपने सिर पर अत्यधिक बोझ ढोते हैं, अत्यधिक बोझ ढोने के कारण सिर के बाल अगर उड़ जाता है तो उसको गंजापन के श्रेणी में नहीं रखेंगे। किसी अन्य कारण से अगर बाल उड़ जाता है तो उसको गंजापन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, गंजापन की श्रेणी में हम लोग उसको नहीं रखेंगे। हम लोग गंजापन सिर्फ उसी को कह सकते हैं यह अल्प आयु में, यह अल्प आयु में ही बच्चों का बाल उड़ना शुरू हो जाता है, बच्चों का बाल उड़ जाता है। यह वंशानुगत होती है, जो दादा परदादा से लेकर करके पिताजी से हम में आता है, हमसे जो नई पीढ़ी बनेगी उसमें भी जाएगा। तो गंजापन याद रखिएगा, गंजापन जो बाह्य गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण पुरुषों में होता है। अब जस्ट इधर देखिए, हाइपर ट्राइकोसिस, ये जो हाइपर ट्राइकोसिस नाम की बीमारी है, इसमें
जस्ट इसके अपोजिट हो गया। हाइपरट्राइकोसिस, शरीर में कभी देखते होंगे कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पुरुष पर आपको नजर कभी पड़ा होगा, कभी भी आप ऐसे पुरुष को देखे होंगे या बाद में अगर नहीं भी देखेंगे तो देखेंगे कि जरूरत से ज्यादा उनके शरीर के ऊपर बालों की सघनता होती है, जरूरत से ज्यादा उनके शरीर पर बाल होता है, कान में अत्यधिक बाल होता है, नाक में बाल होता है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं कि हाइपरट्राइकोसिस नाम के बीमारी से ग्रसित है। यह भी बीमारी वंशानुगत बीमारी है। ऐसे व्यक्ति से जो नई पीढ़ी बनेंगे उनमें भी यह बीमारी जाएगी, खास करके सिर्फ पुत्र में जाएगा, बच्चों में, क्योंकि पिता अपने बच्चों को बाह्य गुणसूत्र देता है, पिता अपने बच्चों को बाह्य गुणसूत्र देता है, पुत्री में नहीं, बच्ची में नहीं जाएगी। लड़का में यह बीमारी ट्रांसफर होगा पिता से, लड़की में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि लड़का बनता है तब पिता के द्वारा बाह्य गुणसूत्र दिया जाता है, लड़की बनती है तो पिता के द्वारा एक्स गुणसूत्र दिया जाता है। तो यह दोनों बीमारी आपको याद रखना है कि बाह्य गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण होता है। दोनों बीमारी अनुवांशिक बीमारी है। एक में देख रहे हैं कि अल्प आयु में, कम उम्र में ही बाल झड़ना शुरू हो जाता है, वंशानुगत बीमारी है। इसमें देख रहे हैं शरीर पर बालों की सघनता अत्यधिक हो जाती है, शरीर पर बालों की सघनता अत्यधिक हो जाती है, कान पर बाल आ जाता है, नाक में बाल आ जाता है। तो ये दोनों बीमारी हम लोग जानते हैं कि बाह्य गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी है। बस इतने शब्द आपको याद रखेगा, रखना है आपको। परीक्षक अगर हमारा पूछा कोई भी सवाल अगर हमसे पूछते हैं परीक्षक, तो उन सभी सवालों को उत्तर हम सरलता पूर्वक दे देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये बात हम आपको कह दिए पूरा बात, अब इसी में ध्यान दीजिएगा। अब एक दो सवाल और हम लोग के अनुवांशिकी के अंतर्गत स्टडी कर लेना है, इसके बाद ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग संक्रामक, या संक्रामक स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए इधर, पूरी शब्दों को जिस तरह से हम शब्द आपको बोल रहे हैं, शब्द ब शब्द आपको याद रहना चाहिए। अगर गंजापन के नाम लिया जाए या हाइपरट्राइकोसिस के नाम लिया जाए, दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही है कि हाइपरट्राइकोसिस में बालों की सघनता बढ़ जाती है, गंजापन में सिर का बाल खत्म हो जाता है। कहने का मतलब सिर का बाल अल्प आयु में ही उड़ना शुरू हो जाता है। दोनों बीमारी बाह्य गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी है। अब समझिए, अब आप इधर देखिएगा, अब एक और बीमारी है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। समझिएगा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक और बीमारी है थैलेसीमिया। इन दोनों बीमारी को हमको चर्चा कर देना है। अनुवांशिकी बीमारी के अंतर्गत जो भी एग्जामिनर सवाल बनाएंगे उस सभी टॉपिक हम लोग लगभग समाप्त किए, और इसमें कुछ रह जाता होगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग के इतने ही पढ़ना है इसमें। समझिएगा, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इसमें क्या होता है कि कायिक गुणसूत्र हम लोग जानते हैं कि कायिक गुणसूत्र प्रारंभ के 22 जोड़ा को हम लोग कायिक गुणसूत्र कहते हैं। तो कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण ये दोनों बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। लिंग गुणसूत्र के परिवर्तन के कारण जो बीमारी हो वो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन कायिक गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आएगा उसके कारण बीमारी होता है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। इसमें समझिएगा कि सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है इसको हम लोग बोलते हैं हंसियाकार आरबीसी, हंसियाकार आरबीसी। तो हंसियाकार आरबीसी कहे के मतलब रेड ब्लड जो सेल है हम लोग का, हंसियाकार आरबीसी। तो सिकल सेल एनीमिया में आपको याद रखना है कि इसमें आरबीसी का आकृति हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का जो आकृति है, स्ट्रक्चर है, उसका आकार हंसियाकार कहे के मतलब कि हंसिया एक युक्ति है जो किसान लोग अपने फसल को काटने में यूज करते हैं। अगर बचपन सामान्य बीता होगा तो आप लोग इस तरह के युक्ति से रूबरू बने परिचित होंगे।
बचपन समान हंसिया, हंसिया कहे का मतलब कि किसानों के पास एक औजार होता है जिससे वो अपने फसल की कटाई करते हैं। तब समझिएगा, इसमें आरबीसी की आकृति इस तरह की होती है। इस तरह की आरबीसी ना रह करके इसमें आरबीसी इस तरह का हो जाता है। समझिएगा, आरबीसी की आकृति इस तरह की होती है, लेकिन इस बीमारी से अगर सिकल सेल एनीमिया से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसमें आरबीसी का आकृति इस तरह का होता है। इस तरह का आकृति हंसिया के समान हो जाती है, तो हंसियाकार आरबीसी कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया आपको याद रखना कि कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी है। कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसी को बोलते हैं हंसियाकार आरबीसी, क्योंकि इसमें आरबीसी का जो आकृति है हंसियाकार हो जाती है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसमें ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन बनना प्रभावित हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन बनना प्रभावित हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के परिवहन करवाने में बहुत सहायक है, ये बनना प्रभावित हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन जब बनना प्रभावित हो जाता है किसमें, सिकल सेल एनीमिया में, तो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बनना प्रभावित होता है। तो जब हीमोग्लोबिन प्रभावित हो जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन पूरी तरह से नहीं हो पाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है। और खून के कमी होने के कारण इसी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं, रक्त क्षीणता बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। एनीमिया रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। तो बस इतने शब्द आपको इस बीमारी में बोलना है कि सिकल सेल एनीमिया किसको कहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया, बस इतने शब्द आपको दोहरा देना है कि कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी है। ऐसी बीमारी जो कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होगा वो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों में समान होगा, महिला तथा पुरुष दोनों में समान होगा। इसमें आरबीसी का आकार, इसको हंसियाकार आरबीसी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी का जो आकार है हंसिया के समान हो जाता है। हीमोग्लोबिन बनना प्रभावित होता है, हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम बनता है तो इसमें ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंसान में ब्लड की कमी हो जाती है, इसीलिए इसे एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इतने शब्द आपको याद रखना है। इस सब अनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। थैलेसीमिया बीमारी है, तो थैलेसीमिया बीमारी में बस खाली इतने बोल देना है कि थैलेसीमिया बीमारी जो है, बस इतने शब्द बोलना है कि थैलेसीमिया जो बीमारी है इसमें हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता है, इसमें हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाता है। हालांकि इसमें सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बन रहा था लेकिन कम मात्रा में, तो उसका आकृति बदल गया है, स्ट्रक्चर बदल गया है, तब हंसियाकार हो गया है। इसमें थैलेसीमिया में, तो थैलेसीमिया जो बीमारी है, तो थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन बनना प्रभावित हो जाता है। थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो बनना प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण इसमें भी खून की कमी हो जाती है। इसे भी एनीमिया कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ये वंशानुगत बीमारी है, वंशानुगत बीमारी है। ऐसे लोग लंबी अवधि तक अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, अल्प आयु में ही इन लोगों का देहांत हो जाता है, अल्प आयु में इन लोगों का देहांत हो जाता है। तो बस इतने शब्द आपको याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया दोनों में रक्त अल्पता का मतलब दोनों एनीमिया है, दोनों एनीमिया है। इसमें सिकल सेल एनीमिया में इसमें आरबीसी का आकृति बदल रहा है, हीमोग्लोबिन तो बन रहा है लेकिन कम बन रहा है, आरबीसी का आकृति बदल रहा है। इसमें हीमोग्लोबिन का बनना प्रभावित हो जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, जिसके कारण खून की कमी हो जाती है। ये दोनों बीमारियां हम लोग देख लिए कि अनुवांशिक बीमारियां के अंतर्गत हम लोग स्टडी किए। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप पूरी तरह से इन सभी शब्दों को अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि आपका जो हमारे द्वारा जो भी शब्द आपको कहा जा रहा है उन सभी शब्दों का महत्व तभी है जब आप इन सभी शब्दों को माइंड में अपने पास रखेंगे, साथ रखेंगे। बस इतने तक आज का क्लास रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं हम संक्रामक रोग या असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग या असंक्रामक रोग, वहां पर आप जो बहुत ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुने हैं आपसे संबंधित जो भी बीमारी है अब स्टार्ट होने वाला है।
इस चलते जो भी वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियो को आप एक से अनेक बार देखें, लेकिन सभी शब्दों को माइंड में रखें। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ आज समाप्त करने जा रहे हैं हम क्लास। आप लोग वीडियो को जिस तरह से अपना प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। हम आपको 100% जो समझाने की गारंटी लिए हैं, 1% भी कम नहीं होने देंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, हम आपके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। बस चलते हैं, आज के क्लास में इतना रह दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।